Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the movie called महावीरन। मूवी की शुरुआत में महावीरन नाम के एक कॉमिक कैरेक्टर की स्टोरी बताई जाती है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से महावीरन ने एक तांत्रिक से राजकुमारी की जान बचाई थी। अब नेक्स्ट पहले ही सीन में हम सत्या को देखते हैं, जो कि एक कॉमिक आर्टिस्ट है जो कॉमिक लिखता है और खुद ही डिजाइन भी करता है और एक न्यूज़पेपर में काम करने वाले बंदे को देता है और वो इसके कुछ पैसे सत्या को देकर उस पर अपना नाम डालकर उसे छाप देता है। सत्या की बात करें तो वो बहुत ही सीधा साधा और डरपोक टाइप का आदमी है। वहीं उसकी माँ बहुत ही निडर महिला है, जो कि ना तो गलत सहती है और ना ही किसी के साथ गलत होते हुए देख सकती है। लेकिन सत्या का मानना है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो लड़ने की बजाय थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन उसकी माँ को उसकी ये आदत, ये विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका बेटा उसके पति के नेचर से बिल्कुल अलग है। जब सत्या के पिता इस दुनिया में थे तो वो भी ईश्वरी यानी अपनी पत्नी की तरह ना तो अन्याय देख सकते थे और ना ही अन्याय सहन करते थे। फिलहाल सत्या अपने कॉमिक स्टोरी को सिर्फ कुछ पैसों के लिए एक बंदे को बेच देता है, जो उस पर अपना नाम लिखकर न्यूज़पेपर के एक कॉर्नर में छाप देता है। अब बस में घर आते वक्त सत्या की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम लीना होता है और वो सत्या की बनाई हुई कॉमिक पढ़ रही होती है। लेकिन सत्या जब उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। तभी लीना को एक कॉल आता है और वो एक नंबर उसी कॉमिक पर लिखती है। लेकिन तभी सत्या उससे ये पेपर छीन लेता है और उसे कहता है कि आपको पता भी है कि इसे बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है और आप इसे इतनी आसानी से बर्बाद कर रही हो। नीला उसे कहती है ये कॉमिक आपने प्रिंट किया है। सत्या उस पर लिखे नाम को पढ़ता है। फिर लीना कहती है कि आपका नाम सुब्रमणि है क्या। इस बात पर सत्या बिल्कुल चुप हो जाता है और सच सामने ना आए इसलिए सत्या वहां से उठकर चला जाता है। अब सत्या क्योंकि स्लम में रहता है तो वहां पर हम एमएलए के खास आदमी भूपति को देखते हैं, जो कि बस्ती के लोगों को घर खाली करने के लिए कह रहा था, जिसके बदले वहां का एमएलए उन्हें एक BHK फ्लैट दे रहा है, जहां पर उन्हें बिजली पानी की फैसिलिटीज मिलेगी। जब बस्ती के लोग ये सुनते हैं तो सभी बस्ती छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सत्या की माँ इस घर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इस घर से उसकी पुरानी यादें जुड़ी हैं। अब रात को सत्या उनसे कहता है कि माँ सभी जा रहे हैं तो हम यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे। काफी सोचने के बाद ईश्वरी भी घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही सभी बस्ती वाले बस्ती खाली करते हैं वैसे ही पूरी बस्ती को पल भर में ढेर कर दिया जाता है। ट्रक में बैठी ईश्वरी ये सब देखकर रोने लगती है। इसके कुछ देर बाद ये लोग एक नए एरिया में पहुंचते हैं, जहां अपने सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर सत्या और उसकी बहन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका ये नया घर उस झोपड़पट्टी से तो काफी बेहतर है। सत्या को 10वें फ्लोर पर एक फ्लैट दिया जाता है और जब वो लोग अपना फ्लैट देख रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि उनके बाथरूम को एक गुंडा यूज कर रहा है, जो कि उनके सामने वाले फ्लैट में भूपति के साथ रहता है। लेकिन यहाँ सत्या कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो काफी डरपोक किस्म का आदमी है। लेकिन जब ईश्वरी उस गुंडे को देखती है तो वो उसे समझाने जाती है, लेकिन यहाँ पर भी सत्या उसे संभाल लेता है। अब अगले ही दिन सत्या की बहन जैसे ही बाथरूम के दरवाजे को छूती है तो वो सीधा उखड़कर हाथ में आ जाती है। साथ ही खाना बनाते वक्त सत्या और ईश्वरी देखते हैं कि ऊपर से सीमेंट पपड़ी के रूप में निकल रही है और खाने में गिर जाती है, जिस बात पर ईश्वरी को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ फिर से सत्या माँ के गुस्से को शांत कर देता है कि माँ रहने दो। फिर जैसे ही सत्या अपने पिता की फोटो को टांगने के लिए दीवार में कील ठोकता है तो पहले ही बार से उस दीवार की सीमेंट बाहर आ जाती है। अब जब ईश्वरी देखती है तो वो गुस्से में कॉन्ट्रैक्टर से बात करने जाती है। सत्या उन्हें फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईश्वरी इस बार उसकी जरा भी नहीं सुनती और नीचे जाती है, जहां वो देखती है कि हर कोई इस बात की कंप्लेंट करने कॉन्ट्रैक्टर के पास इकट्ठा हुए हैं। जो उसके घर का हाल है वही उन सभी के घरों का हाल है। भीड़ को शांत करते हुए भूपति तुरंत एमएलए के राइट हैंड और दोस्त परामो को कॉल करता है, जहां वो भूपति को कहता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के ऐसा दिखाओ कि काम अभी चल रहा है और ड्रामा करते हुए इलेक्शन तक लोगों को शांत रखो। इसके बाद भूपति सभी को झूठा आश्वासन देता है कि तुम्हारे घर का काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब आगे सुनील नाम के वर्कर को दिखाया जाता है, जिसे भूपति ने रखा है। उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। लेकिन जब सुनील को इस बिल्डिंग की असलियत मालूम चलती है तो वो वापस जाकर कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। भूपति उसे बताता है कि तुमने जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं उसमें लिखा है कि अगर तुमने किसी भी काम को करने से मना किया तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे। सुनील अनपढ़ था, इसलिए बिना पढ़े उसने साइन कर दिए थे। अब मजबूरी में सुनील को उनका काम करना पड़ता है। अब अगले दिन सत्या जब बाहर खड़ा होता है तो लीना वहां आ जाती है और सत्या को सुब्रमणि कहकर बुलाती है। वो कहती है कि मुझे न्यूज़पेपर में एक ऐड छपवानी है, इसलिए मुझे ऑफिस के अंदर लेकर चलो। वो उसको जबरदस्ती ऑफिस के अंदर लेकर जाती है, जहां वो असली सुब्रमणि को देखती है
और यहाँ हमें पता चलता है कि लीना असल में इस ऑफिस में सब एडिटर का काम करती है। वो सारा माजरा समझ चुकी होती है, इसलिए वो सारी सच्चाई अपने सीनियर को बोलकर असली सुब्रमणि को ऑफिस से निकलवा देती है और साथ ही वो कॉमिक बुक ऑफ आर्टिस्ट के तौर पर सत्या को जॉब पर रख लेती है, जिससे सत्या बहुत खुश होता है। वो अब और भी डेडिकेशन से महावीरा की कॉमिक बुक लिखने लगता है और उसमें वो अपने साइन भी करता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसके कॉमिक स्टोरी से बोर होने लगे थे। इसलिए लीना सत्या को स्टोरी चेंज करने के लिए कहती है। सत्या कहानी के बारे में सोच ही रहा होता है, देखता है कि उसके बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। कभी लाइट चली जाती है तो कभी लिफ्ट खराब हो जाती है। अब सत्या इन सभी प्रॉब्लम्स को अपनी कॉमिक बुक महावीरा में, कि इसमें जो भी इसके खिलाफ एक्शन लेने का मन होता है वो सभी कॉमिक के हीरो महावीरन से करवा देता है और ये न्यू स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आती है। अब एक दिन सत्या लीना को अपने घर लेकर आता है। लीना उस घर में पैर रखते ही सारी प्रॉब्लम्स को समझ जाती है और उसे पता चलता है कि सत्या इन सभी प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होकर कॉमिक स्टोरी बनाता है। लीना उससे कहती है कि जिस चीज को लेकर तुम्हें आवाज उठानी चाहिए तुम उससे इंस्पायर्ड होकर कॉमिक स्टोरी लिख रहे हो। सत्या कहता है, मैं इन चीजों के खिलाफ या फिर लोगों के लिए नहीं लड़ सकता। मेरे पापा भी ऐसे ही थे। जब तक वो लोगों की भलाई के लिए लड़ते रहे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद दुनिया में कोई भी बदलाव नहीं आया। मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं बस चाहता हूँ कि अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहूं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से नीचे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों नीचे जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक बच्चे के ऊपर घर की छत का कुछ हिस्सा गिर गया है, जिससे बच्चे को काफी चोट आई है। ये जानने के बाद सभी लोग भूपति और बाकी लोगों को घेर लेते हैं, जिस पर धनराज नाम का गुंडा कहता है कि बच्चा मरा तो नहीं है ना। इस पर लीना कहती है, मैं तुम लोगों के खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखूंगी, फिर देखना तुम। यहाँ सत्या लीना को उसी वक्त जाने के लिए कहता है और कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे और तुम प्लीज यहाँ से जाओ। ये बात सुनकर लीना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त रास्ते में सुब्रमणि उसे पकड़ लेता है और धमकाता है कि अगर तूने कॉमिक आर्टिस्ट की जॉब नहीं छोड़ी तो कल तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये देखकर सत्या काफी डर जाता है और ऑफिस जाकर जॉब रिजाइन करने को बोलता है। ये बात सुनकर लीना को बुरा लगता है कि आखिर सत्या ऐसा क्यों कर रहा है। उसके सीनियर सत्या से कहते हैं कि तुम आखिरी बार महावीरन की कहानी का अंत कर दो, उसके बाद तुम रिजाइन कर देना। इसी के साथ लीना भी उन बस्ती वालों के लिए आर्टिकल लिखने के लिए पूछती है तो उसे परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि उसका लीना के पास कोई सबूत नहीं था। उधर धनराज जबरदस्ती सत्या के घर में घुस जाता है और सत्या की बहन को नहाते हुए देखता है। इन सबसे अनजान सत्या महावीरन की कहानी को खत्म करके ऑफिस से रिजाइन करके घर जाता है। घर आकर उसे पता चलता है कि जब धनराज उसकी बहन को नहाते हुए देख रहा था तो ईश्वरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ईश्वरी को बहुत मारा और घर में भी बहुत तोड़फोड़ कर दी। ये सब देखकर सत्या को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा धनराज को मारने उसके पास जाता है, जहां भूपति कहता है कि लगता है तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन सही सलामत रहे। अब ये बात सुनते ही उसके अंदर की कायरता फिर से जाग उठती है और उल्टा वो धनराज से माफी मांगने लगता है, लेकिन धनराज उसे हड़काकर भगा देता है। वो घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ को उससे कोई भी उम्मीद नहीं है और कहती है कि इतना कायर होने से अच्छा तो जाकर कहीं मर जाता। ये बात सत्या के दिल को चुभ जाती है और वो छत पर आता है और अपने आप से पूछता है कि जिस वीरता को मैं अपनी कहानी में दिखाता हूँ, असल जिंदगी में मैं खुद ऐसा क्यों नहीं बन जाता। उसे अपने आप से सख्त नफरत हो जाती है और वो छत की दीवार पर चढ़कर कूदने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। ये उसके बहन का कॉल होता है। उसे देखकर उसका इरादा बदल जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे जाकर गिरता है और उसके सिर पर बहुत ज्यादा चोट आती है। फिर जब वो होश में नहीं होता है तभी हमें फिर से वही आवाज सुनाई देती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में सुना था। वो आवाज कहती है कि जल्द ही एक शानदार कहानी की शुरुआत होने वाली है। इसी बीच छत पर सुनील आता है जो कि सत्या को इस हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ये सब देखकर सत्या की माँ और बहन बहुत रोती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि सत्या का बच पाना मुश्किल है। उसके इतना कहते ही सत्या की पल्स बदलने लगती है और डॉक्टर्स तुरंत उसे बचाने में लग जाते हैं। यहाँ फिर से वही आवाज आती है जो कहती है कि आज एक कायरता की मृत्यु के बाद वीरता का जन्म हुआ है और उसका इतना कहते ही सत्या की पल्स बंद हो जाती है और डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तभी अचानक से सत्या जाग जाता है। यहाँ डॉक्टर्स भी इतना हैरान होते हैं कि आखिर बिना सीपीआर के उसकी सांसें वापस कैसे आई। वो देखते हैं कि अब सत्या बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। घर आकर जब सत्या सोने की कोशिश करता है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे कहती है कि महावीरन को अब लोगों के लिए लड़ना होगा
लोगों को बचाने के लिए उसे अपनी जान देनी होगी। सत्य समझ नहीं पाता कि उसे ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो अपनी माँ से आकर कहता है कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन जब ईश्वरी आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये आवाज सिर्फ सत्य को सुनाई दे रही थी। इसी वजह से सत्य ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अब सत्य को परेशान देख सत्य की बहन लीना को कॉल करती है। लीना सत्य को एक साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि ये एक दिमागी प्रॉब्लम है जो समय के साथ ठीक हो जाएगी। अब सत्य और लीना दवाई लेने जाते हैं, जहां सत्य को वो आवाज टोटल बिल बताती है जो कि एकदम सही था। अब ये बात सत्य डॉक्टर को बताता है, जहां डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम अपनी उस आवाज से पूछो कि मैंने इस पेपर पर क्या लिखा है, जिसका वो आवाज कोई भी जवाब नहीं देती। वो कहती है कि डॉक्टर के सिर पर पंखा गिरने वाला है और अगले ही पल ऐसा हो भी जाता है, जिससे डॉक्टर को बहुत चोट आ जाती है, मानो सत्या के अंदर किसी तरह की सुपर पावर आ गई हो। अब एक दिन सत्य लीना के साथ जा रहा होता है, तभी वो आवाज सत्य से कहती है कि जल्द ही यहाँ महावीरन यमराज की आंखों में आंखें डालकर देखेगा। वो ये बात तुरंत लीना को बताता है और उसे गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन लीना उसकी बात नहीं सुनती। और तभी एमएलए का पोस्टर लीना के चेहरे पर आ जाता है और जैसे ही वो पोस्टर को हटाती है तो देखती है कि वो एक्सीडेंट से बाल बाल बची है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ होता तो उसकी जान तो गई होती। सत्य वो एमएलए का पोस्टर देखता है और देखते ही ये समझ जाता है कि वो आवाज एमएलए को ही यमराज बता रही थी। इन सब के बाद लीना सत्या के बातों पर यकीन करने लगती है। एक रात वो आवाज सत्य से कहती है कि ये कहानी वहीं खत्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। ये सुनकर सत्य तुरंत छत पर जाता है जहाँ से वो गिरा था। वो वहाँ पर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे। इसी दौरान वहाँ सुनील आता है। सत्य उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वो भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, एमएलए असल में यमराज ही है। उसने इस खतरनाक बिल्डिंग में इतने सारे लोगों की जान रिस्क पे डाला हुआ है। मेरा बस चलता तो मैं उसे कुत्ते की मौत मारता। सत्य उसकी बात सुन के कहता है कि तुम मुझसे भी बहादुर हो यार। नेक्स्ट डे एमएलए बिल्डिंग के पास भाषण देने के लिए आता है। तभी वो आवाज सत्या से कहती है कि जल्द ही यमराज और महावीरन का आमना सामना होने वाला है। आज महावीरन उससे युद्ध का ऐलान करेगा। सत्य उसकी ये बात सुनकर काफी घबरा जाता है। तभी एमएलए वहां आता है और भाषण देना शुरू करता है। तभी भूपति देखता है कि सत्य एमएलए के पोस्टर पर खड़ा हुआ है। वो उसे पैर हटाने के लिए कहता है। सत्य पैर हटाता है तो देखता है कि वो पोस्टर उसके चप्पल से चिपक गया है, इसलिए वो उसको घिसकर चप्पल निकालने की कोशिश करता है। भूपति को लगता है कि सत्य ऐसा जानबूझकर करता है। भूपति उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन सत्य उसे देखकर भागने लगता है और भीड़ में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो चप्पल को खींचकर निकालता है, जिससे चप्पल उसके हाथ से छूटकर हवा में उछलते हुए एमएलए के मुंह पर जा लगती है। एमएलए को इस तरह चप्पल लगने से लोग हैरान हो जाते हैं और इधर पुलिस सत्या को पकड़कर जेल में डाल देती है। और जब उसकी माँ को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है कि आखिरकार मेरे बेटे ने बहादुरी दिखाई तो सही, और ऐसा काम उसने पहली बार किया था। जेल में सत्या एमएलए के एक आदमी से माफी मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो सुनील के ऊपर सारी बात डालकर कहता है कि कल रात इसी ने मुझे भड़काया था और सत्या की वजह से बेचारे सुनील को भी मार खानी पड़ती है। एमएलए तो सत्या को तुरंत मार देना चाहता है, लेकिन उसका आदमी प्रामू उसे रोकता है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। एमएलए का आदमी सत्य से कहता है कि जैसे तूने सबके सामने चप्पल मारी है, उसी तरह तुझे मीडिया के सामने एमएलए से माफी मांगनी होगी। इसके बाद तुझे एमएलए माफ कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे एमएलए सत्या को उसका चप्पल लौटाने आता है। यहाँ वही आवाज सत्या को फिर से आती है, जो सत्या को कहती है कि यमराज कुछ ही देर में जमीन पर गिर जाएगा। अब सत्या एमएलए को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कही हुई बात सच होती है। वो एमएलए को बचाने के लिए हवा करने लगता है। फैन ऑन करता है तो लाइट नहीं होती है, विंडो ओपन करता है तो वो जाम हो जाती है, और जब सत्य जोर लगाकर विंडो को खोलने की कोशिश करता है तो पूरी विंडो निकलकर एमएलए के कार के आर पार हो जाती है। ये सब देखकर सच में एमएलए का बीपी बढ़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। एमएलए को जल्दी से उठाकर उसे वहां से ले जाया जाता है। इधर एमएलए के आदमी परामू का मानना होता है कि सत्य ये सब कुछ अपने मन से नहीं बल्कि किसी के कहने में कर रहा है। वो एमएलए को भी कोई ठोस कदम उठाने से मना करता है, लेकिन एमएलए अब सत्या से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अपने आदमियों से सत्या को जान से मारने को कहता है। और जब एमएलए के आदमी उसे ढूंढ रहे होते हैं तो वो आवाज सत्या को इस बारे में पहले ही बता रही होती है। इसके बाद जैसे ही सत्या को इस बारे में पता चलता है, फिर वो आवाज उसे कहती है कि तभी महावीर ने उस गुंडे का पैर पकड़ लिया, और सत्या ठीक वैसा ही करता है और उस आवाज के कहे अनुसार एमएलए के गुंडे धनराज को पीछे धकेल देता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सत्या के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। अब सत्य जाकर धनराज को सॉरी बोलता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी गुंडे आकर सत्या को घेर लेते हैं, इसलिए अब ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ता है जो वो आवाज उसे कहती है।
इस तरह सत्या सभी को मार गिराता है। अब जैसे ही ये खबर एमएलए को पता चलती है तो वो बौखला जाता है और मीडिया के सामने अपना आपा खो बैठता है। ये देखकर परामू एमएलए को बहुत मारता है कि अगर तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन एमएलए उसे रोकता है और यहाँ हमें पता चलता है कि परामू की वजह से ही आज एमएलए इस मुकाम तक पहुँचा है। परामू उसके बचपन का दोस्त है। जो परामू कहता है वो एमएलए करता है। अब वो सत्या से बात करता है और वो उसे एक बंगला भी ऑफर करता है, लेकिन इसके बदले में वो सत्या का साइन एक पेपर पर चाहता है। सत्या की माँ तो राजी नहीं होती, मगर सत्या इसके लिए मान जाता है। उसे लगातार वो आवाज सुनाई दे रही होती है और वही होता है जो वो आवाज कहती है। साइन करते वक्त पेन नहीं चलता और हवा से पेपर उड़ जाता है, इसलिए सत्या टॉयलेट में जाकर साइन करता है तो उस पर पानी गिर जाता है। इसी वजह से सत्या गुस्से में पेपर ही फाड़ देता है और उस आवाज को बुरा भला कहने लगता है। यहाँ अब रामू को भी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। सत्या अपनी गलती सुधारने के लिए एमएलए के घर जाता है, उससे बात करने के लिए। यहाँ सत्या का हाथ पर बांधने के बाद परामू उसे अंदर बुलाता है और यहाँ सत्या एमएलए और परामू को सारी बात बताता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है और जो वो कहता है वो सच हो जाता है। अगर मैं उसके हिसाब से चलता हूँ तो मुझे मार नहीं खानी पड़ती। यहाँ एमएलए को लगता है कि सत्या उसे मजाक कर रहा है, इसलिए एमएलए उसके पीठ के पीछे तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या उस आवाज के चलते बच जाता है। वो बहुत ही आराम से अपने हाथ को खोलने के साथ उस तलवार को उसी म्यान में डाल देता है। ये देखकर एमएलए और परामू दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। अब सत्या को ताकत से नहीं हराया जा सकता, तो परामू उसे दिमाग से हराने की कोशिश करता है। वो सत्या से कहता है, अगर तुम जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे तो एमएलए तुम्हें माफ कर देंगे। अब सत्या परामू के कहे अनुसार टीवी पर अपनी ये आवाज वाली बात बता देता है। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को जो विश्वास उस पर जागा था, अब वो सत्या को पागल समझने लगते हैं, लेकिन सत्या को केवल खुद से मतलब होता है। इसके बाद परामू सत्या को एमएलए के पास लेकर जाता है और सत्या से कहता है कि एमएलए तुम्हें थोड़ा सा मारेंगे और फिर गुस्सा शांत होते ही वो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हें वो आवाज कुछ भी करने को कहे तो तुम मत करना और थोड़ा मार खा लेना। दूसरी तरफ बिल्डिंग वालों को पानी और लाइट भी काट दी जाती है और उनसे कहा जाता है, अगर सत्या यहाँ रहेगा तो तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा। सभी लोग एकजुट होकर सत्या की माँ और बहन को बिल्डिंग से निकाल देते हैं। इधर सत्या उस आवाज को नजरअंदाज करता है, जिससे एमएलए उसे बहुत मारता है और एक समय तो ऐसा आता है कि वो आवाज कहती है कि आज वीर फिर से मर जाएगा और एक कायर जाग जाएगा, जिसके इतना कहते ही वो आवाज बंद हो जाती है और एमएलए सत्या को मार मार कर अधमरा कर देता है और रोड पर फिकवा देता है। फिर सुनील और उसकी माँ सत्या को घर लेकर आते हैं। इस हालत में उसे पता चलता है कि बिल्डिंग वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। बहन को पढ़ने में दिक्कत हो रही होती है तो सत्या उसे लीना के घर भेज देता है, जिस दौरान लीना उसे कहती है कि ये आवाज तुम्हें आना बंद हो गई है, तुम लोगों के भले के लिए सवाल भी नहीं पूछ सकते। अगर किस्मत तुम्हें एमएलए से लड़वाना चाहती है तो तुम पीछे क्यों हट रहे हो। सत्या उसे बताता है कि वो आवाज उसे कही थी, आखिर में लोगों को बचाते हुए मैं मारा जाऊंगा। लीना कहती है कि मान लो तुम मर भी जाओगे तो लोगों की जान बचाते हुए मरोगे। तभी सत्या को याद आता है कि जब एमएलए उसे मार रहा था तब उसने एक फाइल गिरते हुए देखी थी, जिसमें बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारी मौजूद थी। फिर सत्या उस फाइल को लेने जाता है, जहां धनराज एक बार फिर से उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन सत्या उन सभी को ऐसा दिखाता है जैसे अभी भी वो उस आवाज को सुन रहा हो और पिछली बार की पिटाई सभी को याद होती है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करते। सत्या उन सभी के सामने उस फाइल को निकालता है तो उसमें कुछ नहीं होता, वो खाली होती है। तभी वहां पर एमएलए आ जाता है और वो कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा, लेकिन सत्या कहता है कि अगर तुम्हें इलेक्शन जीतना है तो जीतो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम उस बिल्डिंग को खाली करवा दो क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। और ये बात सत्या को उस आवाज ने बताई थी, इसलिए वो लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन एमएलए उसकी बात नहीं मानता। तभी प्रामो कहता है कि अगर ये सही कह रहा है और बिल्डिंग सच में गिर गई तो बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें बिल्डिंग खाली करवा देनी चाहिए। लेकिन इस बार एमएलए उसकी बात नहीं मानता और अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिस पर प्रामो उसे सबके सामने डांटता है और कहता है कि अभी बिल्डिंग खाली करवाओ। ये बात एमएलए को अच्छी नहीं लगती और वो प्रामो को जान से मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि तुम सत्या और प्रामो की लाश को पत्थर से बांधकर नदी में फिकवा दो। और अब यहाँ सभी समझ चुके हैं कि अब सत्या को कोई आवाज नहीं आ रही है और वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। अब धनराज और उसके साथी सत्या को फेंकने के लिए समुद्र में आते हैं। अब सत्या खुद ही पैरों में पत्थर बांधकर समुद्र में कूद जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो आवाज लोगों की जान बचाना चाहती है तो वो उसे मरने से भी बचाएगी और वो उसे गाइड भी करेगी। इधर धनराज प्रामो की लाश फेंकने के लिए लंगर उठाने को कहता है,
इसके बाद हम उसी आवाज़ को फिर से सुनते हैं और सत्या उसी लंगर के साथ बाहर आ जाता है। वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं तो सत्या उन सभी से बचते हुए अपने हाथ खोलता है और उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। फिर वो बिल्डिंग में जाकर आधी रात को सभी को ये बताता है कि बिल्डिंग गिरने वाली है। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान एमएलए वहां आ जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सत्य कहता है कि अगर ऐसा नहीं होने वाला तो क्या तुम आज की रात इस बिल्डिंग में गुजार सकते हो? सत्य का ये सवाल सभी को सही लगता है, जिस पर बौखलाकर एमएलए अपने आदमियों से सत्य को मार डालने के लिए बोलता है। और अब तो सत्य के साथ वो आवाज भी है, इसलिए सत्य उन सभी को बड़े आराम से निपटा देता है। अब एमएलए जैसे ही सत्या पर बंदूक तानता है वैसे ही बिल्डिंग के ऊपर लिखे गए लोहे के अल्फाबेट्स एमएलए के ऊपर आकर गिरते हैं, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और उसके मरते ही वो पूरी बिल्डिंग भी गिरने लगती है, जिसमें एक बच्ची फंसी हुई है। अब सत्या जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है। काफी मुश्किलों के बाद वो उस बच्ची को बाहर निकालता है, लेकिन खुद नहीं निकल पाता और बिल्डिंग के साथ वो भी ढेर हो जाता है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां सरकार इन सभी लोगों के लिए एक अच्छी और मजबूत बिल्डिंग बनवा रही है। और अगर बात करें सत्या की, तो वो उस हादसे में तो बच गया था, लेकिन बेचारा बहरा हो गया और वो उसी कॉमिक पर फिर से काम करने लग जाता है। एक दिन सत्या उसी बच्ची के साथ बैठा होता है जिसे उसने बचाया था। तभी एक बॉल तेजी से उसकी तरफ आती है और सत्या बिना देखे उसे आसानी से पकड़ लेता है। इससे हमें ये पता चलता है कि भले ही सत्या सुन नहीं सकता, लेकिन वो आवाज आज भी उसको गाइड करती है, जो एक तरह से उसकी एक सुपर पावर भी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।